क्लास में हमने एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने ये भी बात की थी कि एक्सीलरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा जो ग्राफ्स होते थे, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब देखिएगा आज की क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और लास्ट ही चैप्टर है, ये समझिए कि लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। एक इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप खुद भी थोड़े न्यूमेरिकल साथ साथ करते रहें, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ कितना हमें समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। जो बैक साइड में एक्सरसाइज है, वहाँ की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको करने हैं साथ साथ। क्लियर? अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक है आप पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन आपको ये भी पता है कि इक्वेशन 3 होती है, मोशन की 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। आज की क्लास में हम उनको इलिब्रेट करेंगे, यानी वो किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है। 9th क्लास में तो आपने केवल डायरेक्ट इक्वेशन को याद रखी थी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। ये बात नहीं की थी कि वो इक्वेशन किस तरह से ड्राइव की जाती है, यानी किस तरह से वो इस्टेब्लिश की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी ये जो इक्वेशन हम 3 पढ़ेंगे, ये केवल यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही क्या होंगी, अप्लाई होंगी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। चाहे वो स्पीड हो चाहे वो वेलोसिटी हो, दैट इज नोन एज ए यूनिफॉर्म। यानी सेम टाइम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखिएगा तीनों इक्वेशन एक बार मैं लिख देता हूँ आपको कि तीन इक्वेशन कौन सी होती है, फिर उनको हम स्टैब्लिश करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन सॉरी कैसे आती है, थर्ड इक्वेशन कैसे बनती है, उसके बारे में। तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, सभी को पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आपको ये भी पता होगा कि जो v है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन होता है और t क्या होता है, टाइम होता है। ये जो वेरिएबल्स है ये अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिएगा सेकंड की हम बात करें, सेकंड इक्वेशन आपको पता है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके अंदर जो s होता है ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। ऐसे किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। किसी बुक में इसको x से भी लिखा हुआ होगा, किसी बुक में इसको d से भी लिखा हुआ होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ड्राइव की जाती है। देखिए बच्चों, अगर हम इनकी ड्राइव की बात करें तो अलग अलग मेथड्स हैं। या तो हम इसको
ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशियल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक एल्जेब्रिक मेथड है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। और ये इक्वेशन तो आपको याद होगी पहले से ही, इतने इंटेलिजेंट तो होंगे आप, मैथ साइंस जो लिया तो, ठीक है ना। तो ये सब छोटी क्लास की बात है, आप 9th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है। लॉज ऑफ मोशन अलग होते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, उससे पहले हम मान लेते, देखिएगा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, चलो इसकी थोड़ी लैंग्वेज ले लेता हूँ कि let us consider a body moving with initial velocity let us consider a body moving with initial velocity u meter per second at time t equal to 0। यानी मानते कि कोई भी बॉडी है वो शुरुआत में u मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब देखिएगा अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि u का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u का मान कितना हो जाता है, 0। हम देखिएगा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, यहाँ पर टाइम लिया हमने, टाइम किसमें लेंगे हम, यहाँ पे सेकंड में, और यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे हमने, ठीक है ना। अब मान लेते कि ये कोई भी t इक्वल टू 0 पर, यानी कोई टाइम इंटरवल है t इक्वल टू 0 पर, यानी कोई भी बॉडी मूव करते हुए आ रही है, हम एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं, वहां पर उसको हम असाइन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर वो बॉडी है इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है ना। तो यानी ये जो पॉइंट्स है ए, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, मैं इसको जल्दी देता हूँ, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी कितनी है, u मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखिएगा वो लगातार मूव कर रही है, ठीक है ना। कल हमने ग्राफ पढ़ा था ना कि कोई भी बॉडी है, हमने कल यहाँ से स्टार्ट किया था 0 से। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। यहाँ पर बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही, उसके पास कुछ वेलोसिटी है u, यानी हम बोल सकते हैं कि वो पीछे से मूव करती हुई आ रही है। जैसे कि आप खड़े हैं रोड के ऊपर, एक कार है वो बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, उससे वो चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी उसकी शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो आपके सामने खड़ी थी, उसके बाद वो चलना स्टार्ट की है तो उसका u 0 हो जाएगा और वो ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए ये लाइन कैसी आएगी, सीधी आएगी। लेकिन आप खड़े हैं, एक कार है वो कहीं से आ रही है और इस तरह से आपके सामने से गुजरती है, तो आप जब वो आपके सामने से गुजर रही है उस टाइम आप मानते हैं कि वो कार है उसकी स्पीड कितनी है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर है, और वो आगे चलती हुई जाती है और कुछ डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी ये कार है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है ना। तो इस केस में मानते उसकी शुरुआत की स्पीड कितनी है, u मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे वो लगातार मूव कर रही है और किसी पॉइंट जाके मानते हैं पॉइंट बी पर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v होगी। यानी वो v क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी यहाँ पर जब हम टाइम की बात करें तो मानते हैं t इक्वल टू t सेकेंड पर,
किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी है, स्मॉल लिख देते हैं चलो, किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी v, यानी वेलोसिटी को हम यहाँ से इस y एक्सिस से लिख सकते हैं, यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी होगी v, ये बात वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस ग्राफ में देखिएगा कि कोई गाड़ी है, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u है और वो लगातार एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है, और बी पॉइंट पर जाते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v हो जाती है, ठीक है ना, v मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में ही लेंगे। तो ये ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये लिखा है लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u मीटर एट टाइम t, ठीक है ना। तो देखिएगा आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी में निकाल देता हूं, ठीक है, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड हो जाती है, किसकी, उस कार की, कहां पर, पॉइंट b पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी यहां से u और यहां तक है, यानी उसके अंदर क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। अब आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। तो यानी इसका जो ग्राफ, ये जो स्लोप है, ये लाइन है, ये किसको डिनोट कराएगी, एक्सीलरेशन को डिनोट करेगी। सो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन टाइम। देखिएगा, यहां से वेलोसिटी, ये शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर u वेलोसिटी है और यहाँ पर कितनी होगी v, यानी ये जो डिस्टेंस है आप लिख सकते हैं इसको, ये है, ये डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी v माइनस u, ये बचेगी ना, ये वाली यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये u है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक v है, तो ये कितनी बचेगी, बीच वाली v माइनस u, ठीक है। तो देखिएगा, एक्सीलरेशन को हम किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की u अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम कितना है t और इनिशियल टाइम कितना है 0, यानी t माइनस 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, क्लियर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80, क्लियर। यहां से v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, इस माइनस को इधर शिफ्ट कीजिए, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस 80। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है। This expression represented first equation of motion. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. Clear? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे कैसे आपको नोटबुक में लिखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। आपको ये बार बार नहीं लिखना है, ये ग्राफ भी आपको बार बार नहीं बनाना है, ठीक है ना, इसी ग्राफ से हम बार बार समझाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, फोर
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी ये जो ढलान होती है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन को। और इस ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, यानी ये यहां से इस ए पॉइंट से लेके बी इस पॉइंट तक, यहाँ पे मान लो सी पॉइंट है, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, और यहाँ पर ई पॉइंट है। तो यहाँ से ए बी सी डी ई, इसका जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सिंस एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है डायरेक्ट कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, आपको ऑप्शन दे देगा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ऑप्शन दे देगा एक्सीलरेशन, थर्ड ऑप्शन दे देगा फोर्स। ठीक है, ऐसे तो आपको याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यानी एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इस पूरे का ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई, क्लियर। इसका एरिया हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस से क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। अब यहाँ से देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको एक तो ऊपर की तरफ ट्राइंगल दिख रहा है और नीचे की तरफ क्या है कि रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो हम ट्राइंगल के एरिया को और इस रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरे ग्राफ का एरिया आ जाएगा। ये ट्राइंगल का एरिया है और ये किसका एरिया, नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया ना। ये दो फिगर बन रहे हैं इसके अंदर, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरे ग्राफ का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ए सी डी ई, ए सी डी ई। ठीक है, ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इनको लिख दिया हमने। अब देखिएगा मैं इसको इधर लिख रहा हूं, यहां से देखिएगा एस इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया आप बता सकते हैं क्या होता है, 1/2 बेस। बेस की बात करेंगे, बेस कितना है इसका, देखो जीरो से लेके और टी तक, यानी बेस कितना है, टी हो गया इसका। तो ये डिस्टेंस कितनी है, टी के बराबर ही है ना, अभी हमने निकाली थी जीरो से लेके टी, या तो आप इसको टी माइनस जीरो कीजिए। ठीक है, या फिर आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी वही तो इसका बेस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस है ये जीरो से लेके टी तक, यानी टी हो गया बेस इनटू हाइट। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिएगा इस ट्रायंगल की हाइट की बात करेंगे हम केवल, यहां से और यहां तक तो v होता है, और यहां से यहां तक u है, ये केवल कितना बचा, v माइनस u। ये हमने लिख दिया v माइनस u। क्लियर, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है p इनटू u। ये डिस्टेंस t है और ये डिस्टेंस कितनी है, u के जीरो से u हो गया, जीरो से t कितना हो गया, t हो गया, यानी l इनटू b, ये क्या हो गया, इसकी विड्थ एरिया हो गया रेक्टेंगल का। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं s इक्वल टू, देखिएगा 1/2, अभी हमने t की बात करें
अगर टी की बात करें, यहां से देखिएगा v माइनस यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हो कोई? अभी देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। a इक्वल टू कितना होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां से देखिएगा आप चाहे तो टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर देखिएगा इसको हम इससे लिखते हैं v माइनस यू इक्वल टू कितने लिख सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80, ये लिख सकते हैं। a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से 80 हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या रखते हैं? 80 रख देते हैं प्लस u इंटू टी कितना हो गया? ut हो गया, क्लियर। और यहाँ से देखिएगा s इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं हम ut प्लस 1 अपॉन 2 80 इंटू टी कितना हो गया? टी स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। यहाँ पे इसकी जगह यहाँ से लिखने की बजाय आपने यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि a होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से आप v माइनस यू इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। यहाँ से ये बनी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड में हो जाता हूँ मैं।